ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सबॉक्स। तो जो हमारी वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको जो है वीडियो ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। लेकिन अब जो है हम कोडिंग चैलेंजेस और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सबॉक्स के बारे में मैंने आपको हाईलाइट किया था क्यूज में, ग्रिड के बारे में था, मीडिया क्यूरी थी। तो इस तरह के डिफरेंट चीजें टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको क्विज में दिए थे, तो वो आपने कर लिया स्टडी। लेकिन अब मैं उनका प्रैक्टिकल जो है आपको डीप डेप्थ में बताऊंगा ये हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो उसका फ्लेक्सबॉक्स का हम छोटा सा टॉपिक आप आज करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग भी आपको जो है बाद में शेयर की जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो भी लाइव सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ होगी, और वो रिकॉर्डिंग में जो चीज पढ़ाई जाएगी वो भी आपको मिलेगी, और जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स हैं डे वाइज तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर हम बात करें फ्लेक्स बॉक्स की, जी ये तो मुझे पढ़ाएंगे ना। जी जी, आपको मीडिया क्यूरी हो गया, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, मीडिया, और इसके अलावा जो है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, सूडो एलिमेंट्स हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं उसमें सीएसएस के अंदर। ओके, इसके अलावा जो है ना हमारे सीएसएस के फ्रेमवर्क्स होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो साथ साथ जो एचटीएमएल सीएसएस हम इस तरह यानी कि जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा सा जो है इसमें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन जो प्राइमरली हमारा फोकस रहेगा वो एचटीएमएल सीएसएस और फ्रंट एंड की तरफ रहेगा। और जावास्क्रिप्ट जो है हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, दिसंबर मिड के बाद। दिसंबर मिड के बाद हम जावास्क्रिप्ट जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करें, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है कि आपके आइटम्स को अरेंज करने में हेल्प करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो। ठीक है, यानी कि एक डायमेंशन के अंदर, किसी भी आपने एक डायमेंशन के अंदर कोई भी लेआउट जनरेट करना है, उसके लिए आप अपना फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, इसको नाम दिया बॉक्स वन। तो मैंने यहाँ पे div टैग यूज किया या हेडिंग टैग यूज किया। तो इसमें है ना छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी होंगे, वो भी आपने करनी है। और यहाँ पे हमने बॉक्स टू क्रिएट किया। अभी दो टैग्स मैंने अपने लेआउट में जनरेट कर लिए। अगर मैं आउटपुट को देखूं, यानी कि जो मेरी आउटपुट है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो एचटीएमएल का जो पेज का स्ट्रक्चर है वो वर्टिकली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एचटीएमएल टैग जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। लेआउट के अंदर जो होते हैं ना दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि अगर लेआउट की स्ट्रक्चर की बात करें, लेआउट होता है यानी कि जो हम चीज बना रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, स्टैक कैसा है उसका। तो ये वर्टिकल स्टैक है। जो टैग हम सबसे पहले लिखेंगे वो सबसे पहले डिस्प्ले होगा, जो टैग सबसे बाद में लिखेंगे वो उसके बाद डिस्प्ले होगा। तो ये तो जनरल रूल है, इसके बारे में तो आपको आइडिया होगा। तो अब अगर हमने बॉक्स वन का टैग पहले लिखा, बॉक्स टू का टैग बाद में लिखा, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये न्यू लाइन पर आ रहा है? ऐसा होना चाहिए था कि ये टैग जो है इसके बिल्कुल साथ आता, क्योंकि यहीं पे वन के बाद तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरिया में शो हो रहा है। वो इस रीजन की वजह से है क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके बैकग्राउंड कलर दें और इसको रेड कलर असाइन करें, तो आप देखेंगे ये एक ब्लॉक यानी कि एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ब्लॉकेज क्या क्रिएट कर रहा है? एक फुल बॉडी का जो फुल विड्थ होती है ना, यानी कि जो आपकी स्क्रीन की फुल विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि डिव जो है ना, अब जब भी बनेगा उसके अंदर चाहे जितना मर्जी बड़ा कंटेंट हो, उसकी विड्थ जो मर्जी हो, लेकिन वो जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा, लेकिन हाइट जो है ना वो एडजस्ट करेगा। यानी कि जितनी हाइट उसको रिक्वायर्ड होगी वो उतनी हाइट लेगा, लेकिन विड्थ जो है ना वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे ही हमने दूसरा टैग भी बॉक्स जो है वो भी डिव के थ्रू ही क्रिएट किया है। तो इसमें भी अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कर दें, तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि दोनों का वर्किंग सेम है, यानी कि दोनों डिव जो है ना अपनी यानी कि सेम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास एक और टैग अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं स्पैन। इसको हम कंटेंट देते हैं बॉक्स थ्री, और एक टैग हम यहाँ पे और क्रिएट करते हैं बॉक्स फोर। और जैसे ही हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स वन है वो वर्टिकली आ रहा है, बॉक्स टू भी वर्टिकली आ रहा है, लेकिन बॉक्स थ्री और बॉक्स फोर में थोड़ा डिफरेंस है। ये दोनों एक लाइन पे क्यों आ रहे हैं? वो दोनों एक लाइन पे इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इनका जो स्टाइल है, इनकी जो प्रेफरेंसेस है वो दोनों की डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको कलर दूं ब्लू और
इसको कलर दूं मैं पर्पल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पैडिंग भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ हमारे पास दोनों टैग सिंगल लाइन पर है। अब इन वो जो टैग हैं जो हमारे पास फुल स्क्रीन विड्थ लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्टाइल, कि ये ब्लॉक स्टाइल है, यानी कि पूरा ब्लॉक बनाते हैं हम। ईंट, जो ईंट होती है दीवार में जो लगती है उसको भी ब्लॉक बोलते हैं ना। अक्सर आपने देखा होगा वो ब्लॉक होता है, प्रॉपर एक क्यूब टाइप का होता है, ब्लॉक होता है, पूरा कवर कर लेता है जितनी जगह होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक स्टाइल है। ठीक है, वो यानी कि जो ऐसे टैग, बहुत सारे और भी टैग हैं, डिव के अलावा और भी टैग हैं, सेक्शन टैग भी हमारे पास ब्लॉक स्टाइल में आते हैं। तो वो सेक्शन टैग हो गया, डिव टैग हो गया, H1 टैग हो गए, ये सारे ब्लॉक स्टाइल। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने HTML के अंदर फिगर आउट करना है कि ब्लॉक स्टाइल कौन से हैं और इनलाइन स्टाइल कौन से हैं। ठीक है, ब्लॉक स्टाइल कौन से है, या फिर आप फ्लेक्स भी बोल सकते हो इनको कि फ्लेक्स स्टाइल कौन से, इनलाइन फ्लेक्स या फिर आप ब्लॉक स्टाइल, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हो इसको। और ब्लॉक स्टाइल और आपके पास इनलाइन स्टाइल टैग कौन से, ये आपकी पहली असाइनमेंट है जो कि आपने आज सेशन के एंड होने के बाद आपने स्टडी करनी है, यानी कि जनरल नॉलेज के लिए कि भी कौन कौन से टैग ऐसे हैं जो कि ब्लॉक स्टाइल हैं और इन ब्लॉक स्टाइल है। सब पे रूल सेम लगेगा कि वो अपनी जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपकी स्क्रीन साइज होगा, मोबाइल है तो मोबाइल साइज के अकॉर्डिंग, अगर वेब है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप यूज कर रहे हो, टीवी आप यूज कर रहे हो, तो उस पर जो भी कंटेंट होगा वो जितनी स्क्रीन उसकी होगी ऑटोमेटिकली उतनी स्क्रीन ले लेगा वो, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो चाहे जितनी मर्जी छोटी हो। जो स्पैन टैग है यानी कि इनलाइन स्टाइल टैग है वो उतनी ही एरिया कवर करते हैं विड्थ में जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। अब अगर इसके अंदर कंटेंट ना हो, अब मैं यहां से कंटेंट हटा देता हूं, ये बॉक्स 3 जो है मैंने हटा दिया। अब आप देखोगे ये दोनों जो है गायब हो जाएंगे, ये गायब हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें नहीं नजर आ रहा, और जो बॉक्स 4 है वो भी स्टार्टिंग लाइन पर आ चुका है, ताकि यहाँ पे कोई कंटेंट है ही नहीं, यानी कि उसने वो कवर एरिया कवर कर लिया, यानी कंटेंट नहीं है। इवन कि अगर मैं डॉट लगा देता हूं तो डॉट से भी वो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना डॉट में है। अगर हम ब्लॉक स्टाइल की बात करें तो वहां पे भी सेम हमारे पास अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एलिमेंट भी विजिबल नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल उसमें थोड़ा सा भी कंटेंट है, तो आप देखोगे फिर भी उसने फुल विड्थ ले लिया, स्क्रीन का फुल विड्थ जितना भी है वो विड्थ कवर कर लिया। अब ये तो हमने HTML का यूज कर लिया, इसमें जो उसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड की हुई है ब्लॉक और इन ब्लॉक, लेकिन इससे हमारा लेआउट जनरेट नहीं हो रहा प्रॉपर, जो हम फ्यूचरिस्टिक लेआउट है, रिस्पॉन्सिव लेआउट जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो वेब पे यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी चलती हैं, मोबाइल पे भी चलती हैं, ऐसी है ना, मोबाइल पे भी हम प्रीव्यू करते हैं और लैपटॉप पे प्रीव्यू करते हैं। अगर मैं ये सेम वेबसाइट मैं इसको ओपन कर देता हूँ क्रोम पे, तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक इंस्पेक्टर टूल ओपन कर रहा हूँ जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट आई से कर सकते हो। ये इंस्पेक्टर टूल होता है जो डेवलपर्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट रिस्पॉन्सिव साइजेस के ऊपर, क्योंकि मोबाइल की जो एवरेज स्क्रीन साइज होता है ना उसकी विड्थ होती है 320 पिक्सल, तो ये सबसे एवरेज है, सबसे स्मॉलर वाला भी यही है। तो अगर आप इसकी बात करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको 100% जूम पे रखूं तो इसका जो विड्थ है वो यहाँ पर आके एंड हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड पे हमें थोड़ा पैडिंग भी मिल रहा है, तो यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे पैडिंग है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट बॉक्स, और इसको मैं एक और साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 96 पिक्सल। अब मैं जैसे इसको 96 पिक्सल दे रहा हूं तो ये देख सकते हो न्यू लाइन पर आ चुका है। अब मैं जैसे इसके रिस्पॉन्स साइज बढ़ा रहा हूं, ये मैंने सबसे स्मॉलर साइज में किया, तो आप देख सकते हो ये बॉक्स जो है थर्ड लाइन पर आ रहा है। जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूं तो आप देखो कि सिंगल लाइन पर आता जा रहा है, और जैसे ही और बढ़ेगा तो ये जितना साइज है वो उतना हमारा कवर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी
कि अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उसमें मल्टीपल कंटेंट होता है, सिंगल लाइन कंटेंट नहीं होता, आपके पास इमेजेस भी हैं, आपके पास डिफरेंट चीजें भी हैं, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कभी आपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना है, कभी इमेज के नीचे टेक्स्ट लगाना है, आप चाहते हो कि एक बॉक्स बने जिसको जो रैप हो जाए और 3 बॉक्सेस जो हैं हमें एक साइड पे नजर आए, तो इस तरह की डिफरेंट स्टाइलिंग हमने करनी है ताकि यूजर को जो है वेबसाइट थोड़ी अपीलिंग लगे, वो स्क्रॉल करे उसको, यानी कि ऐसा ना लगे कि भी कंटेंट कहीं पे हाइड हो रहा है, कहीं पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है उसको, तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज, रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज, जिनको हम सीएसएस की रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आता है पहली एक टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स, कि हम एक फ्लेक्स बॉक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें सीएसएस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमको यूज करते हैं जो कि फ्लेक्स बॉक्स हमें क्रिएट करके देते हैं, यानी कि जो हमारे बॉक्सेस हैं वो फ्लेक्सिबल हमें बना के देते हैं, जो कोई डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस के ऊपर हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर एक ग्रिड बनाते हैं, जैसे हमारे पास होता है ना स्टेंसिल पेपर होता है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, तो इस तरह हम डिफरेंट ग्रिड ब्लॉक्स बनाते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। और साथ हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज। तो ये इन 3 तरह की चीजों को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि वो हर डिवाइस के ऊपर डिफरेंटली, यानी कि हमें विजिबल हो, और कंटेंट जो है हम चाहते हैं कि भी इस डिवाइस के ऊपर इस तरह दिखे और लैपटॉप के ऊपर इस तरह दिखे, मोबाइल पे भी डिफरेंट दिखे। तो अगर हम कोई वेबसाइट के एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल जो हम लास्ट टाइम बना रहे हैं, जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आप इस वेबसाइट से थोड़ी सी एग्जांपल ले सकते हो कि ये वेबसाइट जो है अभी हम लैपटॉप पे व्यू कर रहे हैं तो इस तरह दिख रही है। अगर मैं इसको मोबाइल पे देखना चाहूं तो आप देख सकते हो इसका कंटेंट थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू भी है जो कि पहले नहीं था। अगर हम बात करें यहाँ पे अभी हमारे पास वेब व्यू में नहीं था, लेकिन जैसे ही मोबाइल और टैबलेट व्यू में आया तो वो कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली रैप होना स्टार्ट हो गया, और इसकी जो इमेज थी वो भी थोड़ी हमारे पास डिफरेंटली शो हो रही है, और कंटेंट भी डिफरेंटली शो हो रहा है। पहले ये जो आइटम्स थे ये सिंगली शो हो रहे थे, यानी कि देख सकते हो सिंगल लाइन पे शो हो रहे थे, अब ये वर्टिकली यानी कि अलाइनमेंट के साथ शो हो रहे हैं। तो ये चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज। तो जिसमें सबसे पहली जो हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी का पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम फ्लेक्स कंटेनर की बात करें तो फ्लेक्स कंटेनर क्या करेगा, आप एक पेरेंट क्रिएट कर, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक पेरेंट बनाया डिव, और इसके अंदर मेरे पास 4 डिव है। तो ये शॉर्टकट की है एक जो कि आप मेमोराइज कर सकते हो। एस्ट्रिक लगाने के बाद 4 लिखोगे, ओ इस तरह नहीं, आपने डिव लिखना है बिल्कुल ब्रैकेट के बगैर, एस्ट्रिक। जितनी बार आप डिव क्रिएट करना चाहते हो उतनी आपने डिव लिखनी है 4, और इंटर प्रेस करोगे आपके पास 4 डिव बन जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है जो कि अभी मैंने आपको बताई है। तो इसका मैं बोलता हूं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास 4 बॉक्सेस बन चुके हैं और वर्टिकली अलाइन है, और यहां पे मैं अपनी सीएसएस की फाइल जो है वो लिंक कर लेता हूं। ठीक है, और अब हम अपनी सीएसएस पर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं जो ये सीएसएस पहले से लिखी हुई इसको रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, इस कंटेनर को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ डिस्प्ले, यानी कि ये जो कंटेनर है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब जैसे मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्लास, डॉट का मतलब है क्लास, तो ये क्लास यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं की, तो यहाँ पे मैं क्लास आइडेंटिफायर जो है, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्लास को बोलते हैं आइडेंटिफायर, आईडी को भी आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंटेनर, तो जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर दिया तो आप देख सकते हो ये बॉक्सेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल हो गए। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ और काम करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस देते हैं यहाँ पे इसको बॉक्स, तो ये सेम क्लासेस दूंगा क्योंकि क्लासेस मल्टीपल टाइम जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने बॉक्स दिया, यहाँ पे मैं कंटेनर को जो है विड्थ दे रहा हूँ वो 100% दे रहा हूँ, और इसमें पैडिंग जो है मैं थोड़ी सी अप्लाई कर रहा हूँ 20 पिक्सल की,
और बैकग्राउंड कलर जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे पेज का। आई थिंक ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो रेड। विड्थ मैंने 100% दी, क्योंकि देना जरूरी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो, सॉरी, क्योंकि डिव जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपना क्रिएट कर रहा है। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगेगा? आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स किस प्रॉपर्टी पे लगेगा? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्प्ले जो हम यूज कर रहे हैं ये किस पे इंप्लीमेंट होगा? हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया प्रॉपर्टी कंटेनर के अंदर। सर ये जो फ्लैक्स है तो उस पे मतलब जहाँ पे बॉक्स वन बॉक्स से पहले आपने जो है ना हॉरिजेंटल लिखे हुए थे, वर्टिकल लिखे हुए थे, तो उसे हॉरिजेंटल करने के लिए हमने उसे फ्लैक्स लिखा था। नहीं, प्रॉपर्टी तो हमने जो एड ऑन की थी वो की थी हमने पेरेंट के अंदर। अगर आप नोट करो तो ये जो हमारा पेरेंट है ये कंटेनर डिव है, उसके अंदर चिल्ड्रन है हमारे पास 4 बॉक्सेस। लेकिन जब हमने पेरेंट को फ्लेक्स किया तो होना तो चाहिए था, पेरेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए था कि जितने उसके जो आइटम अंदर चिल्ड्रन है उतनी स्पेस लेता, उससे ज्यादा ना लेता। हमने ये पढ़ा था ना, फ्लेक्स और इनलाइन जो होते हैं वो उतनी ही स्पेस लेते हैं जितने उसके अंदर कंटेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स होने से उसके जो बच्चे थे यानी कि जो उसके अंदर चाइल्ड बॉक्सेस हैं उसको उसने यानी कि इनलाइन कर दिया, उनको फ्लेक्सिबल कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हम लिखते तो पेरेंट में है, यानी कि अप्लाई तो हम पेरेंट में करते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके चिल्ड्रंस पर होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है सीएसएस की वो डायरेक्टली पेरेंट पे इंप्लीमेंट होती हैं, जैसे कि पैडिंग है। ऐसा हुआ है पैडिंग के 20 पिक्सल पैडिंग चिल्ड्रन को इंप्लीमेंट होगी? ऐसा तो नहीं हुआ ना, पैडिंग जो है चिल्ड्रन को इंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉट बॉक्स करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं देता हूँ इसको अब यहाँ पे देख सकते हो पैडिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो मैं जैसे यहाँ पे पैडिंग लिख रहा हूँ तो ये पैडिंग जो है ना इसी को मिलेगी, यानी कि मैं 30 पिक्सल इसको पैडिंग दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 पिक्सल जो है पैडिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं मार्जिन भी देता हूँ, यानी कि मैं बोलता हूँ मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल आ जाए, तो आप देखोगे ये सिर्फ चिल्ड्रन पे ही इंप्लीमेंट हो रही है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि दी तो पेरेंट को जाती है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जो हो रही होती है, हमें जो आउटपुट शो हो रहा होता है वो चिल्ड्रन के थ्रू शो हो रहा है। तो ये भी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो चिल्ड्रन पे इंप्लीमेंट होती है और कौन सी प्रॉपर्टी डायरेक्ट उसी एलिमेंट में इंप्लीमेंट होती है जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, कोई भी चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट का कलर इनहेरिट नहीं करेगा। ठीक है, और पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, तो ये भी वो इनहेरिट नहीं करते। तो ये चीजें हैं आपने देखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चिल्ड्रन इनहेरिट करते हैं। अब अगर यहां पे मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज की, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्लेक्स की डायरेक्शन होनी चाहिए एक, तो डायरेक्शन जो है ना फ्लेक्स की दो ही होती हैं, दो नहीं ज्यादा होती हैं, लेकिन वो उसका ऑल्टरनेटिव होती है। पहला होता है कॉलम, यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन है, ये भी हम पेरेंट में देंगे। तो फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो है कॉलम। अगर आप कॉलम में देखोगे तो आप देख सकते हो ये वर्टिकली आ चुका है, कॉलम वर्टिकल होता है ना। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि रो जो होती है हमारी वर्टिकल होती है नॉर्मल जुबान में, लेकिन कंप्यूटर की जुबान में जो कॉलम है ना वो वर्टिकल होता है। और जैसे हम इसको कॉलम दे रहे हैं तो आप देख रहे हो इसने विड्थ जो है ना अपनी उसी के अकॉर्डिंग कर लिया जैसे पहले थी, इनकी फुल विड्थ उसने ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन अगर मैं इसको रो करता हूं तो आप देखोगे अब यानी कि वो रो के अंदर आ चुका है फ्लेक्सिबल, यानी कि डायरेक्शन तो उसकी है लेकिन रो, लेकिन है वो फ्लेक्सिबल। अब अगर यहां पे मैं इसको रो रिवर्स करता हूं तो इससे क्या हो गया, ये पेरेंट के एंड पे चला गया और बॉक्स 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि रो में रिवर्स हो गया। अगर मैं इसी को कॉलम रिवर्स करूं तो आप देखोगे मेरा बॉक्स 1 पहले आ गया, यानी कि जो आखिरी मेरा चिल्ड्रन चाइल्ड था वो पहले आ गया और जो पहले था वो बाद में आ गया। अच्छा, हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये फुल विड्थ क्यों ले रहा है?
किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ये बॉक्सेस जो हैं ये पेरेंट की फुल विड्थ क्यों ले रहे हैं? अच्छा, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं बॉक्स एक बार प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा। वन, चलें यहां पे हम इस तरह करते हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो अगर आप यहाँ पे, अच्छा इसको रिवर्स करने के बजाय ना मैं यहाँ पे ले आता हूँ कॉलम पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने बॉक्स वन यूज किया, उसको विड्थ दे दी 100 पिक्सल के, इसको ऊपर हमने इंप्लीमेंट कर दी कि पहले बॉक्स को जो है वो हमने 100 विड्थ दे दी 100 पिक्सल, लेकिन बाकी के बॉक्सेज जो फ्लेक्सिबल। अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है ना, उसमें जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि विड्थ एरिया है, विड्थ होगी या हाइट होगी, वो इस तरह ऑक्यूपाई करेंगे कि जितने भी विड्थ होगी चिल्ड्रन जो है ना अपने अपने आप पर डिवाइड करेंगे। जैसे पेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टी मतलब रियल प्रॉपर्टीज, पेरेंट की जो रियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जायदाद होती है माँ बाप की, वो बच्चों में उसी तरह डिवाइड होती है कि सबको इक्वली मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी है कि जितनी जिसको मिल रही है, यानी कि स्पेस मिलनी चाहिए, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने आप पे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जिस चाइल्ड को हम बोलेंगे भी आपने इतनी ही कवर करनी है, तो वो उतनी कवर करेगा, लेकिन बाकी की चिल्ड्रन जो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उतनी ही विड्थ पे कवर करेंगे जितनी पेरेंट की है। तो ये फ्लेक्सिबल यानी कि हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको? फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझ आई आपको थोड़ी सी? अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि इसके और भी सेशन होने हैं, इसमें और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स वन और फ्लेक्स टू, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, तो ये भी हमने आगे पढ़नी है। फ्लेक्स बॉक्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, आयशा आपको समझ आ गया? यस सर, आ गया। ओके, तो अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर है, यानी कि हम क्यों यूज करें। तो इस हम सीएसएस के अंदर दो अप्रोच यूज करते हैं। या तो हम फ्लेक्स बॉक्स वाली अप्रोच यूज करें अपने डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, या फिर हम यूज कर सकते हैं ग्रिड, यानी कि ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है भी कौन सी जगह पे कौन सा बेटर है। जैसे कि अगर हमने कुछ टेबल वर्क करना है तो फिर हम ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स लेआउट डिजाइन करना होता है तो फिर हम वहाँ पे ग्रिड यूज करते हैं। जहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यानी कि चीजों को अलाइन करना है, तो वहां पे हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि फ्लेक्स जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से प्रॉब्लम हो जाता है कि ज्यादातर आप चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाते। लेकिन जो ग्रिड सिस्टम होता है ना, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम एक ही कोड बेस के थ्रू, यानी कि थोड़ा सा कोड लिखने से ही हम बहुत सारी चीजों को जो है वो अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर, डिफरेंट यानी कि जगहों पे। तो ये वहां पे हमें मिलती है। और ये जो आज का लेक्चर है ये प्रॉपर इसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो भी इसमें चीजें ऐड होती जाएंगी सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स की, तो वो डे बाय डे भी आपको मिलेंगी, और इसके साथ रिकॉर्डिंग भी है, और तो वो भी आपको यानी कि मिल जाएगी, तो आप बाद में स्टडी कर सकते हो। असाइनमेंट ये है आपकी लाइव सेशन की, वो आपने दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। एक आपने ब्लॉक स्टाइल और इन लाइन स्टाइल जो टैग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आप W3 स्कूल पे जा सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो है और कौन सी मैंने बोला था, ओके, तो सेकंड असाइनमेंट ये है कि आपने अपने
CSS की प्रॉपर्टीज जितनी आपको आती हैं, जो भी आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेरेंट में लिखी जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका चिल्ड्रन पर होता है, यानी कि चिल्ड्रन उसको इनहेरिट कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको चिल्ड्रन जो है इनहेरिट नहीं कर सकते। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, आप W3 स्कूल पे जा सकते हो, आप मोज वेबसाइट पे जा सकते हो, गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिले आप रीड कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम आए आप उससे पूछ सकते हो ग्रुप में, तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बैकएंड वाले स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, मैं सोच रहा था थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी इसमें एक फंक्शन ऐड कर दें, हम एक मॉड्यूल हम पढ़ लें जावास्क्रिप्ट का, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है। तो अब तो वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ओके, तो मेरे ख्याल में आज का टॉपिक जो है ना हम यहीं पे एंड करते हैं, ताकि आप लोग जो है असाइनमेंट वर्क अपना कंप्लीट कर लें, और आपको जो फर्दर डिटेलिंग है वो भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेशन एंड करें यहीं पे इस बात। जी। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है अभी भी तो वो पूछ सकता है। जी खतीजा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर सेकंड असाइनमेंट रिपीट कर दें एक बार। सेकंड असाइनमेंट ये है कि आपने CSS की ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि पेरेंट में लिखी जाती हैं लेकिन चिल्ड्रन उसको इनहेरिट कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चिल्ड्रन इनहेरिट नहीं करता। जैसे कि पैडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि पैडिंग जो है वो चिल्ड्रन इनहेरिट नहीं करते। अगर पेरेंट में दी है हमने पैडिंग, तो चिल्ड्रन उसको इनहेरिट नहीं करेंगे, लेकिन हमने फ्लेक्स दिया तो चिल्ड्रन उसको इनहेरिट करके खुद फ्लेक्स हो जाते हैं, पेरेंट को फ्लेक्स, यानी कि पेरेंट फ्लेक्स खुद नहीं होता। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन इनहेरिट करते हैं, पेरेंट पे उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, बस ये है कि आप साथ साथ इसको स्टडी करते रहो, और यानी कि लाइव सेशन के साथ साथ, ताकि जो है ना क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी इसके बारे में, यानी कि इससे आगे यानी कि स्टेप होगा, तो इसलिए ये चीजें साथ साथ स्टडी करते रहो। बाकी जो प्रॉपर असाइनमेंट्स है ना वो मैंने वीकली स्केड्यूल के मुताबिक कर दी हैं, कि आपने फर्स्ट डे जो है वो मंडे और ट्यूसडे को क्या काम करना है, क्विज है, तो क्विज आपको मंडे और ट्यूसडे को मिल जाएंगे, वो आपने मंडे और ट्यूसडे दोनों क्विज करने होंगे, यानी कि मंडे वाले दिन सेंड करना होगा। और जी मरियम, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना उसकी भी रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास वेनेसडे और थर्सडे को एल्गोरिथम्स के बारे में है, जो लॉजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि हमने लॉजिक्स पढ़ने हैं कि भाई यूआई के ऊपर हम इंप्लीमेंट लगा रहे हैं, इवेंट लूप यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट लॉजिक्स हैं, तो वो हमने समझने हैं कि ये कैसे यूज करेंगे। और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन होंगे आपके प्रोजेक्ट के, जिसमें हम एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे अभी हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, अभी हमने थोड़ा सा बनाया, लेकिन हम उसको 3 दिन में आपने यानी इन 3 दिनों में वो काम प्रोजेक्ट वाला काम करना होगा, इनके वेबसाइट डिजाइनिंग करनी होगी, तो इस तरह यानी कि प्रॉपर आपका फुल वीक कवर होगा, तो आपने इस तरह कवर करना अपना। ठीक है, सबको ये प्लान जो है वो अच्छा लग रहा है, कोई इशू तो नहीं है इसमें? हैंड रेज कर दो एक बार। ओके, चलें ठीक है फिर, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो जो है आपको 20 to 30 मिनट के बाद या फिर अपलोड होगी, तो ठीक है, क्योंकि 8 बजे एक और सेशन है, तो फिर वरना 9 बजे के बाद अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे संडे को। अब आप सेशन लीव कर सकते हो।